हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है ओवर टाइम का, सेक्शन 14। अब देखिए, ओवर टाइम क्या होता है आपको पता ही है। अगर एक वर्कर एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 9 आवर्स काम कर सकता है, अगर एम्प्लॉयर उससे 9 आवर्स से ज़्यादा काम लेता है, ठीक है, मान लीजिए 11 आवर्स काम लेता है, तो 2 आवर्स किस चीज़ के हुए, ओवर टाइम के। अब ओवर टाइम के जो वेजेस होते हैं, ये नहीं कि वो ऑर्डिनरी वेजेस के हिसाब से मिल जाते हैं। एक घंटे का अगर एक बंदे को 20 रुपये मिलते हैं, तो उसे 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाए तो डजन मीन कि उसको 40 मिल जाएंगे। 20 एक घंटे के, 2 घंटे के 40, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ओवर टाइम का रेट होता है वो ऑर्डिनरी से अलग होता है। ठीक है। इस एक्ट में क्या बता रखा है, कहते हैं कि जो ओवर टाइम का जो रेट होगा, इस एक्ट के तहत जो ओवर टाइम का रेट बता रखा है वो, या किसी और कानून के तहत जो ओवर टाइम का रेट बता रखा है वो, विच एवर इज हायर। इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो ओवर टाइम का जो रेट बता रखा है वो, या किसी और कानून के तहत अगर ओवर टाइम रेट का जो बता रखा है, ओवर टाइम का रेट बता रखा है विच एवर इज हायर, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो इसमें जो बता रखा है वो कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर का केस है, तो वहाँ पे जो ऑर्डिनरी वेजेस बनते हैं उसका कितना, 1.5 गुना। एग्रीकल्चर के केस में कितने हैं, जो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस है उसका 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स। ठीक है। अदर जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे क्या है, डबल। ठीक है। जो ऑर्डिनरी वेजेस है उसका दुगना। अब इस एक्ट के तहत जो बता रखा है वो, अब किसी और कानून के तहत अगर ज़्यादा बता रखा है तो वो लगेगा। ठीक है। इस एक्ट के तहत तो क्या बोला कि एग्रीकल्चर का केस है तो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस का 1.5 गुना। अगर अदर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, जो ऑर्डिनरी वेजेस है उसका दुगना। ठीक है। अगर किसी और एक्ट के तहत जो कुछ बता रखा है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा है तो फिर वो ज़्यादा वाले पे करने पड़ेंगे। ठीक है ना, अगर वो एक्ट लागू होता है तो। चलिए, सिंपल है बिल्कुल ये। वेर एन एम्प्लॉय whose minimum rates of wages is fixed under this act by the hour, by the day और by such a longer wage period। ठीक है, आवर के अकॉर्डिंग फिक्स किया हुआ है, या डे के अकॉर्डिंग फिक्स किया हुआ है, या लॉन्गर पीरियड जैसे मंथ के अकॉर्डिंग फिक्स किया हुआ है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज पर द रूल जो भी है, और वर्क्स ऑन एनी डे इन एक्सेस ऑफ नंबर ऑफ आवर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए नॉर्मल वर्किंग डे। ठीक है। जो नॉर्मल वर्किंग डे बनता है उसका, उससे ज़्यादा काम लिया गया है, उससे ज़्यादा काम उस बंदे ने किया है एम्प्लॉय ने, तो वहाँ कहते हैं कि एम्प्लॉयर शेल पे हिम फॉर एवरी आवर और फॉर पार्ट ऑफ एन आवर। अगर आधा घंटा मान लीजिए काम एक्स्ट्रा किया है उसके लिए, सो वर्कड इन एक्सेस एट द ओवर टाइम रेट, याद क्या रखना है, एट द ओवर टाइम रेट फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो फिक्स किया गया है वो, या फिर अंडर एनी लॉ ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, जो उसको एप्लीकेबल है, विच एवर इज हायर। तो इस एक्ट के तहत जो बनते हैं ओवर टाइम के वेजेस, ठीक है, या फिर कोई और एक्ट एप्लीकेबल है उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट को, तो वो वाले वेजेस ओवर टाइम के विच एवर इज हायर पे करने पड़ेंगे एम्प्लॉयर को। ठीक है। अब इस एक्ट के तहत क्या बता रखा है, जिसमें बताया आपको कि अगर कहते हैं कि एक एम्प्लॉय जो वर्कर है, ठीक है, 9 आवर्स से ज़्यादा काम करता है, वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स ऑन एनी डे और मोर देन 48 आवर्स इन ए वीक, एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा, पूरे सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा, ही शैल बी इंटाइटल टू ओवर टाइम वेजेस। कितने मिलेंगे, इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर 1.5 टाइम्स द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। तो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस है उसका 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स। इन केस ऑफ एनी अदर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, कोई और शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है तो जो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस है उसका दुगना। क्लियर। एग्रीकल्चर में 1.5 गुना और अदर केस में क्या है, 2 गुना। ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है। किसी और एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ और बता रखा है तो दोनों में कंपेयर करना है हमें, और विच एवरेज जो हायर है वो पे करना है। चलिए, अब कहते हैं कि इसके रिगार्डिंग जो है एम्प्लॉयर रजिस्टर मेंटेन करेगा कि कौन से एम्प्लॉय ने कितना काम किया, ओवर टाइम कितना किया, कितना हमने पे किया। अगर कोई ओवर टाइम किराया नहीं किया किसी महीने में तो उसका नील लिख देंगे, नील की एंट्री कर देंगे। A register in this regard shall be maintained. If no overtime wage is paid for a particular month, a nil entry shall should be made. पूरे महीने में ओवर टाइम कराया नहीं गया किसी से तो अनिल की एंट्री। This act shall not prejudice the operation of the provisions of section 59 of the Factories Act in any case where those provisions are applicable। आप कहते हैं कि देखिए, अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एप्लीकेबल होता है तो वहाँ वाली प्रोविजंस लगेंगी, ये वाली नहीं लगेंगी। ठीक है। ओवर टाइम वाली जो फैक्ट्रीज एक्ट की प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगी, ना कि ये। साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है, इट शैल नॉट प्रेजुडिस द ऑपरेशंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 59 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट इन एनी केस वेयर दोज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की सेक्शन 59 की जो ओवर टाइम की प्रोविजंस हैं वो अप्लाई हो रही हैं एक एस्टेब्लिशमेंट पे, उस फैक्ट्री पे, तो ये वाली जो प्रोविजंस है वहाँ पे क्या है, उसको ओवरराइड नहीं करेंगी। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है म्युनिसिपल काउंसिल हटा वर्सेज भगत सिंह। It was held that Section 14
provides for payment of overtime only to those employees who are getting minimum rates of wages under the act. It does not apply to those getting better wages under the other statutory rules. कहते हैं कि देखिए जो मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उनको ओवर टाइम देना है। तो पहले ही ज़्यादा वेजेस ले रहे हैं, तो पहले ही बेटर जो वेजेस ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस कितना है, अगर क्या है कि 10,000 रुपये महीने का है मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस और 10,000 ही पे किया जा रहा है, तो वहाँ पे तो चलो ओवर टाइम लगेगा। पहले ही वो 20,000 दे रहे हैं, तो वहाँ पे ओवर टाइम की प्रोविजन सप्लाई नहीं होंगी। चलिए, अगर कहते हैं कि वर्कर जो है वो वर्क्स लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे, अब सीधी सी बात है, अब कहते हैं कि मान लीजिए नॉर्मल वर्किंग डे 8 आवर्स का है, अब एम्प्लॉय कितने घंटे काम करता है, 6 घंटे, ठीक है। अगर गलती किसकी है, एम्प्लॉयर की, वो 6 घंटे ही काम कर पाया, लाइट चलेगी, बेचारा बैठा है वेट कर रहा है, लाइट आएगी तो ठीक है, ठीक है, तो काम करेंगे, तो यहाँ पे उसकी क्या गलती है, कोई गलती नहीं है। तो वहाँ पे क्या है कि उसके जो वेजेस है फुल वर्किंग डे के मिलेंगे, नॉर्मल जो वर्किंग डे है 8 आवर्स का, उसके वेजेस उसको मिल जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे 2 घंटे क्या है कि वो खुद अपनी मर्जी से काम नहीं करता, अनविलिंगनेस शो करता है, काम नहीं करना मुझे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि उसके वेजेस काटे जाएंगे, उसके 6 घंटे के वेजेस उसको दिए जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए, कहते इफ एन एम्प्लॉय हुज मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैज बीन फिक्स्ड, इसके मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स किए गए हैं, ठीक है, दिस है बाय द डे वर्क्स ऑन एनी डे ऑन विच ही वॉज एम्प्लॉयड फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन द रिक्विजिट नंबर ऑफ आवर्स। जो रिक्विजिट नंबर ऑफ आवर्स है, जिसमें बताया कि 8 आवर्स काम करना है, टू वर्क फॉर 8 आवर्स बट इज वर्किंग फॉर 6 आवर्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिंग ए नॉर्मल वर्किंग डे, ही शैल सेव एज अदरवाइज हियरन आफ्टर प्रोवाइडेड। अगर एक्ट में कुछ और लिखा है कहीं पे तो वैसा होगा, नहीं तो बी इंटाइटल्ड टू रिसीव वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क डन बाय हिम ऑन दैट डेट एज इफ ही हैड वर्कड फॉर ए फुल नॉर्मल वर्किंग डे। कहते काम 6 घंटे किया है बट पैसे पूरे 8 घंटे के मिलेंगे, बट रुकिए, however that he shall not be entitled to receive wages for a full normal working day, अगर वो निकम्मापन शो करता है, ठीक है, where his failure to work is caused by his unwillingness to work, ठीक है, जहाँ पे कहता है मुझे करना ही नहीं है, मैं 6 घंटे का काम कर पाऊंगा, 2 घंटे मुझे जाना है, मिलना है, ठीक है, घर में दिक्कत है, एंड नोट बाय द ओमिशन ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड हिम विद द वर्क, कि जो एम्प्लॉयर है वो तो काम दे रहा है, बट एम्प्लॉय कहता है कि ठीक है जी मुझे 2 घंटे के लिए जाना है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, 6 घंटे ही काम कर पाऊंगा, या फिर कुछ और केसेस जहाँ पे विच में बी प्रिस्क्राइब्ड एज पर द रूल्स। तो सिंपल हो गया कि वर्कर वर्क्स लेस देन द नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑन एनी गिवन डे, इन दैट केस द वेजेस शैल बी गिवन फॉर द फुल डे, तो पूरे आवर्स के उसको वेजेस मिलेंगे। बट हाँ, जहाँ पे एम्प्लॉय अपनी अनविलिंगनेस शो करता है टू वर्क, ठीक है, कि मुझे नहीं करना तो मैं इतने घंटे कर पाऊंगा, तो वहाँ पे पूरे वेजेस कैसे दे सकते हैं, या फिर क्या है कि कुछ केसेस या सर्कमस्टांसेस विच में बी प्रिस्क्राइब्ड एज पर द रूल्स, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है वेजेस फॉर 2 और मोर क्लासेज ऑफ वर्क। अब मान लीजिए किसी वर्कर से किसी दिन या किसी महीने 2 प्रकार के क्या हैं कि काम करवाए गए, 2 क्लासेज ऑफ वर्क। अब हर क्लास के लिए अलग अलग क्या है मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स है, ठीक है। अब मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, उसे क्लास 1 का काम करवाया गया, ठीक है, क्लास 2 का। अब 2 तरह के काम करवाए गए एक महीने में, ठीक है, कुछ दिन ये काम किया, कुछ दिन ये काम किया, कुछ घंटे ये काम किया एक दिन पे, या कुछ घंटे ये। अब कहते हैं कि इसके वेजेस मान लीजिए महीने के कितने 10,000 है, ठीक है, इसके कितने हैं 18,000 है। अब कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम इस पे काम किया इसके अकॉर्डिंग पे कर दो, जितना टाइम इसके अकॉर्डिंग या इसके यहाँ पे काम किया उसके अकॉर्डिंग पे कर दो। मान लीजिए 15 डेज यहाँ लगाए हैं, 15 डेज यहाँ लगाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 5,000 यहाँ पे कर दो 15 डेज का, और यहाँ पे 9,000 पे कर दो, जो बनता है, तो जैसा काम वैसा पैसा, ठीक है। वेजेस फॉर 2 और मोर क्लासेज ऑफ वर्क, सिंपल है सेक्शन 16, वेर एन एम्प्लॉय डज 2 और मोर क्लासेज ऑफ वर्क टू ईच ऑफ विच डिफरेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इज एप्लीकेबल। तो 2 तरह के काम करता है, ठीक है, या उससे ज़्यादा तरह के काम करता है, और उसके जो अलग अलग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स्ड हैं। द एम्प्लॉयर शेल पे टू सच एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम रिस्पेक्टिवली ऑक्यूपाइड इन ईच सच क्लास, जितना टाइम जिस काम पे लगा है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम रिस्पेक्टिवली ऑक्यूपाइड इन ईच क्लास ऑफ वर्क, उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ वर्क में जितना टाइम लगा उसको अकॉर्डिंग वेजेस पे कर देने हैं। वेजेस एट नॉट लेस देन द मिनिमम रेट्स इन फोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच क्लास।
पर्टिकुलर वेज जो बनते हैं उस फील्ड उसमें काम के उसके वेजेस उसको पे कर देने हैं। ठीक है, जिसने एग्जाम्पल ली उसके अकॉर्डिंग। अगला बढ़िया है, कहते हैं कि मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस वर्क। अब कई बार क्या होता है कि कहते हैं कि देखिए बंदा है, उसके क्या है कि काम उससे लिया जाता है पीस के हिसाब से, इतनी प्रोडक्शन करेगा उतना तो को पैसा मिलेगा। ठीक है, अब कहते हैं कि देखिए अब पीस के अकॉर्डिंग काम चल रहा है उसका, बट वहां पे कोई मिनिमम पीस रेट फिक्स नहीं किया हुआ। एज पर दिस एक्ट, एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम पीस रेट नॉट फिक्स्ड। अब एक बंदा 8 घंटे काम करके गया, ठीक है, उसको बोला कि तेरे को पीस के हिसाब से काम मिलेगा, यानी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, पीस रेट के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, यानी कि तो कहते हैं कि वहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर मिनिमम पीस रेट फिक्स नहीं किया गया, अगर मिनिमम पीस रेट फिक्स नहीं किया गया तो फिर वेजेस कैसे थे, तो कैसे पता लगे कि मिनिमम वेजेस कितने बनेंगे, मिनिमम पीस रेट तो फिक्स ही नहीं किया गया। तो कहता है कि उसके लिए जो मिनिमम टाइम रेट फिक्स किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग जो वेजेस बनते हैं, ठीक है, वो हम देंगे। अगर किसी एम्प्लॉय को पीस रेट के अकॉर्डिंग काम पे रखा गया, अब उसके जो जिस पर्टिकुलर काम पे वो लगा हुआ है उसके रिगार्डिंग अगर मिनिमम पीस रेट तय नहीं किया हुआ इस एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम पीस रेट है वो तय नहीं किया हुआ, बट उसके अकॉर्डिंग बट मिनिमम जो टाइम रेट है वो फिक्स किया हुआ है, तो जो मिनिमम टाइम रेट है उसके अकॉर्डिंग पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है ना, सिंपल है ये तो। चलिए, वेयर एन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क फॉर विच मिनिमम टाइम रेट एंड नॉट ए मिनिमम पीस रेट हैज बीन फिक्स्ड। तो क्या है कि काम पे रखा गया है किस कैसे, पीस वर्क के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन के हिसाब से, पर उस काम के लिए कहते हैं कि मिनिमम पीस रेट नहीं रखा गया, बट क्या है केवल मिनिमम टाइम रेट फिक्स किया गया एज पर दिस एक्ट। उस काम के लिए इस एक्ट के तहत अंडर दिस एक्ट क्या है, जो मिनिमम टाइम रेट है वो फिक्स्ड है, ना कि मिनिमम पीस रेट। तो कहते कोई नहीं, तो जो मिनिमम टाइम रेट के अकॉर्डिंग जो पैसे बनते हैं कम से कम वो देने पड़ेंगे। अगर मिनिमम पीस के अकॉर्डिंग पीस रेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा बनते हैं तो वो दो, ठीक है, कम से कम कितने देने पड़ेंगे जो मिनिमम टाइम रेट के अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक है, द एम्प्लॉयर शैल पे टू सच एम्प्लॉई वेजेस एट नॉट लेस देन द मिनिमम टाइम रेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पॉइंट कि एक एम्प्लॉय को पीस रेट के अकॉर्डिंग काम पे रखा गया, अब उस पर्टिकुलर काम के लिए मिनिमम वेजेस फिक्स नहीं किए गए अकॉर्डिंग टू पीस रेट, और कैसे फिक्स किए गए हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम रेट। तो कहते हैं उसके जो वेजेस हैं, जो मिनिमम टाइम रेट के अकॉर्डिंग जो वेजेस हैं उससे कम नहीं बनने चाहिए, ज़्यादा बन जाए ज़्यादा देंगे, कम नहीं बनने चाहिए। ठीक है ना, फिर कहते हैं कि कैश वैल्यू ऑफ वेजेस। अब कहते हैं कई बार क्या होता है, कुछ जो वेजेस जो पे किए जाते हैं इन काइंड पे किए जाते हैं, कई बार इन काइंड, जैसे कंसेशन जो कमोडिटी दे दी उसको असेंशियल कमोडिटी एट कंसेशनल रेट, तो वहाँ पे उस कमोडिटी की वैल्यू कैसे निकाली है। तो कहते हैं कि जो नियरेस्ट मार्केट में जो प्राइस होगा, ठीक है, प्राइस एट द नियरेस्ट मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है वो वैल्यू निकाल ली जाएगी। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, रिटेल प्राइस एट द नियरेस्ट मार्केट, वो कंसिडर किया जाएगा उस जो कमोडिटी है उसकी वैल्यू कंसिडर करने के लिए। रूल 20 प्रोवाइड दैट रिटेल प्राइसेस एट द नियरेस्ट मार्केट, इसको हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, जैसे करना है। रिटेल प्राइसेस एट द नियरेस्ट मार्केट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द कैश वैल्यू ऑफ वेजेस पेड इन काइंड। जो इन काइंड पे किया गया है उस काइंड की जो वैल्यू है वो कैसे निकाल जाएगी, जो रिटेल जो वैल्यू है उसकी मार्केट में, होलसेल नहीं, रिटेल प्राइसेस, ठीक है, इन द नियरेस्ट मार्केट एंड ऑफ असेंशियल कमोडिटीज supplied at the concessional rates. The computation shall be made in accordance with such directions as may be issued by the central government from time to time. ठीक है, तो ये वैल्यू निकालते समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस है दैट हैव टू बी फॉलोड ऑल्सो। चलिए, नेक्स्ट है टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। अब कहते हैं कि जो वेजेस बनते हैं वो पे कब तक हो जाने चाहिए। ठीक है, उसके लिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट भी है, बट यहाँ पे हम क्या करें, मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, चलिए, फिर कहते हैं कि रूल जो 21 है, सब रूल 1 प्रोवाइड दैट वेजेस ऑफ वर्कर इन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट शैल बी पेड ऑन ए वर्किंग डे। तो ये नहीं कि चलो 6 दिन काम करवाया, चलो संडे को पैसे लेने आ जाओ। ठीक है, अगले का छुट्टी कहाँ गई भाई, है कि नहीं, तो छुट्टी वाले दिन उसको पैसे लेने के लिए बुला लिया, नहीं, तो वर्किंग डे पे उसको पेमेंट होनी चाहिए। इन द एस्टेब्लिशमेंट फॉर विच लेस देन 1000 पर्सन आर एम्प्लॉयड, तो जहाँ पे कहता है कि 1000 से कम लोग काम करते हैं, वहाँ पे क्या है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7 डे, यानी महीना खत्म हुआ अगले 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, और इन एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, यानी जहाँ मोर देन 1000 लोग काम करते हैं, 1000 या 1000 से ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या है, 10th डे। ठीक है, वेज पीरियड खत्म हुआ उसके 10 दिन के अंदर, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे
आफ्टर द लास्ट वेज पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द वेजेस आर पेबल। तो सिंपल हो गया, 1000 से कम लोग काम करते हैं तो वेज पीरियड खत्म होने के 7 दिन के अंदर, या 1000 या 1000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है, तो 10 दिन के अंदर। इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जहाँ पे कहते हैं कि देखिए एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जब उसकी टर्मिनेशन हुआ है उसका 2 दिन के अंदर, where the employment of any person is terminated by or on behalf of the employer, the wages earned by him shall be paid before the expiry of second working day after the day on which his employment is terminated। ठीक है, जब निकाला गया तो उसके 2 दिन के अंदर उसकी पेमेंट कर दी जाए, 2 वर्किंग डे के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट है, कहते हैं कंडीशन फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जो वेजेस हैं तो उसमें से कोई डिडक्शन नहीं की जाएगी। जो वेजेस जितनी बात हुई है, जो बनते हैं उसको पे किए जाएंगे, उसमें से कोई डिडक्शन नहीं की जाएगी। बट जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो डिडक्शन है, जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन है एस आई फंड में, प्रोविडेंट फंड में, या कोई पेनल्टी है या फाइन है जो ऑथराइज है एज पर लॉ है, वो तो डिडक्ट की जाएगी। ठीक है ना। चलिए, वेजेस ऑफ एनी अनएम्प्लॉयड पर्सन shall be paid to him without deduction of any kind except those authorized by or under the rules। ठीक है, कोई डिडक्शन नहीं करनी पहली बात, बट कर सकते हैं, फोकस यहीं पे होता है, लॉ यही होता है। ठीक है, कर सकते हैं, इसके लिए ऐसे है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, याद रखिएगा। एवरी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयड पर्सन टू एम्प्लॉयर और हिज एजेंट शैल बी डीम्ड टू बी डिडक्शन ऑफ वेजेस। तो कहता है कोई भी पेमेंट की गई है एम्प्लॉय द्वारा या उसके एजेंट द्वारा एम्प्लॉयर को, तो माना जाएगा रिडक्शन एक प्रकार की। रिडक्शन फ्रॉम वेजेस शैल बी वन ऑफ और मोर ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्या है, अलाउड रिडक्शन क्या है, कोई फाइन है जो लॉफुली इम्पोज किया गया है, या ड्यूटी से एब्सेंट रहा, ठीक है, उसके पैसे काटे गए हैं, काम पे नहीं आया। डैमेज और लॉस ऑफ गुड्स एंट्रस्टेड टू एम्प्लॉयड पर्सन फॉर कस्टडी वेयर द डैमेज इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू हिज नेग्लेक्ट और डिफॉल्ट। तो फाइन्स हो गया, ठीक है, कोई जो लीव लिया, उसने छुट्टी की, उसके पैसे कटे हैं, या कोई नुकसान पहुंचाया उसने एम्प्लॉयर के जो सामान है, गुड्स हैं, उसको नुकसान पहुंचाया, और जो नुकसान है उसकी बिल्कुल उसकी गलती के कारण, लापरवाही के कारण हुआ है। लॉस ऑफ मनी फॉर विच ही इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट वेयर सच लॉस इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू हिज निगलेक्ट और डिफॉल्ट। ठीक है, तो एम्प्लॉयर का कुछ पैसे का नुकसान हुआ है जो साफ साफ क्या है कि उसकी एम्प्लॉय की गलती के कारण है। हाउस अकोमोडेशन सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर, तो यानी कि घर रहने के लिए दिया हुआ है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, उसके जो पैसे बनते हैं, वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन है, वो डिडक्ट की जा सकती है। सच अमेनिटीज एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर, एडवांसेज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस, इनकम टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयड पर्सन। ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि सच अमेनिटीज एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर कोई अमेनिटीज या सर्विसेज दे रहा है, उसके पैसे काट रहा है, जैसे गैस की फैसिलिटी दे रखी है, पानी की फैसिलिटी दे रखी है, ठीक है, बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दे रखी है, पावर सप्लाई, गार्डनर्स दे रखा है, स्वीपर दे रखा है घर में, तो उसकी जो वैल्यू है जो है अमेनिटीज की, वो डिडक्ट कर सकता है। ठीक है, एडवांसेस, या कोई एडवांसेस दे रखे थे, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 5000 एडवांस दे रखा है एम्प्लॉय को, वो तो काटनी है भाई, ठीक है, तो उसकी जो एडजस्टमेंट करनी है। अब जो इनकम टैक्स है, जो TDS होता है, ठीक है, अब एम्प्लॉयर ने TDS काटा तो उसके खाते में जमा हो रहा है एम्प्लॉय के, तो अब TDS तो काट ही सकता है, ठीक है, ये इनकम टैक्स काट सकता है। बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो डिडक्शन की जा रही है वो बिल्कुल ऑर्डर है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का या कोर्ट का, उसकी ऑर्डर के तहत ही डिडक्शन की जा रही है। या जो कहते हैं कि प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ एडवांसेज फ्रॉम एनी प्रोविडेंट फंड। अब कहते हैं कि प्रोविडेंट फंड से कुछ एडवांस ले रखा था एम्प्लॉय ने, अब उसकी जो रीपेमेंट करनी है प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट को, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जो एम्प्लॉय की सैलरी में से वो डिडक्ट करके वो लोन जो लिया था एम्प्लॉय ने वापस किया जा रहा है। ठीक है, कोई पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, वो पे की जा रही है। लोन्स एडवांसेज बाय द एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई लोन दे रखा है, उसकी पेमेंट काट रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसकी कोई किस्त है, जैसे ESI है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, क्योंकि उसका कोई प्रीमियम है वो डिडक्ट किया जा रहा है, और याद होगा आपको 0.75% जैसे होता है। एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट्स अदर देन वेजेस पेड इन एरर इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज ड्यू टू हिम। अब वेजेस ज़्यादा पे कर दिए तो उसके पैसे काटे जा रहे हैं। या विद द रिटन ऑथराइजेशन ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, with the written authorization for contribution to National Defence Fund or Prime Minister National Relief Fund या to any defence saving scheme approved by the central government। लोन ग्रांटेड फॉर हाउस बिल्डिंग, घर बनाने के लिए लोन दिया था, उसके पैसे काटे जा रहे हैं। तो सिंपल समझ आ गया होगा, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है, कोई अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है एज पर द लॉ, ठीक है, वो डिडक्ट किया जा रहा है, या कोई लोन दिया गया उसके पैसे डिडक्ट किए जा रहे हैं,
ठीक है, या फिर क्या कोई फाइन लगाया गया उसके पैसे डिडक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या है कि एम्प्लॉय ने प्रोविडेंट फंड का लोन ले रखा था, उसकी रीपेमेंट है, उसके पैसे डिडक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है ना, या फिर कोई ऑथराइज डिडक्शन है रिटर्न, जो एक तो क्या है कि कोर्ट या किसी ट्राइब्यूनल द्वारा जो ऑथराइज किया गया है डिडक्ट करने के लिए, वो किया जा रहा है डिडक्ट, ठीक है, या कोई प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसकी डिडक्शन की जा रही है, ठीक है जी, या फिर ये जो आपका नेशनल रिलीफ फंड है या प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल डिफेंस फंड है, उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो ऑथराइज किया है एम्प्लॉय ने, ठीक है, वो डिडक्ट किया जा रहा है, या घर बनाने के लिए कोई लोन लिया गया उसके पैसे कट्टे जा रहे हैं। यदि द प्रायर अप्रूवल ऑफ इंस्पेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज इज obtained in writing before making such deductions unless the employee given his consent in writing to such deduction, ठीक है, तो यूजुअली देखिए एम्प्लॉय को भी पता है भी हाँ भी ये डिडक्शन तो बनती है कि नहीं, तो डिडक्ट अपने आप करवा लेता है, राइटिंग में दे देता है कि ठीक है आप मेरा ये फंड जो बनता है मेरे खाते में जाएगा, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट कर सकते हो। और जहाँ फाइन वगैरह की बात आती है, फाइन है, कोई पेनल्टी इम्पोज की जाती है, तो फिर एम्प्लॉई जल्दी वो अलाउ करता नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि अप्रूवल ली जाती है फिर इंस्पेक्टर की, ठीक है, तो एम्प्लॉई अगर रिटर्न में ऑथराइजेशन दे दे, हाँ भी आप ये डिडक्शन कर सकते हैं, इट्स ओके, तो एज पर द लॉ की जा रही हैं, बट जहाँ पे एम्प्लॉय डिडक्शन अलाउ ना करे, रिटर्न ऑथराइजेशन ना दे, तो फिर क्या है कि इंस्पेक्टर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कहते हैं कि जो टोटल डिडक्शन है वो कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा शैल नॉट एक्सीड 75% ऑफ सच वेजेस वेयर सच डिडक्शंस आर होली और पार्टली मेड फॉर पेमेंट टू कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स रन बाय एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कहते हैं कि 75% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, जहाँ पे क्या है वेयर सच डिडक्शंस आर होली और पार्टली मेड फॉर पेमेंट्स टू कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स रन बाय एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड बाकी केसेस में क्या है 50%। नॉर्मल केसेस में 50% से ज़्यादा डिडक्ट नहीं कर सकते, जहाँ पे क्या है कि आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट करनी है एम्प्लॉय ने, ठीक है, तो वहाँ पे कितना है 75%। With the total amount of deduction that have to be made in wage period from the wages exceed the limit, और डिडक्शन जो है लिमिट क्रॉस कर जाती है 75 या 50 की, द एक्सेस शैल बी कैरी फॉरवर्ड एंड रिकवर्ड फ्रॉम द वेजेस ऑफ द सक्सीडिंग वेज पीरियड, तो उस टाइम तो उसको दे देंगे जितना उसका बनता है, चलो 75 या 50 डिडक्ट कर लिया, अब बाकी जो डिडक्शन का रहेगा वो अगली बार कर लेंगे, ठीक है, इन सच नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एज मे बी नेसेसरी, तो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 75% या 50% कर सकते हैं एज द केस में भी। अब जो बाकी का डिडक्ट करना रह गया है वो नेक्स्ट क्या है जो वेजेस पीरियड है उसमें कर सकते हैं, ठीक है, इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब कहते हैं कि जो फाइन है वो कौन कौन से लगाए जा सकते हैं। फाइन में बी इम्पोज्ड ऑन द एम्प्लॉयड पर्सन फॉर डैमेज और लॉस कॉज्ड बाय हिम, ठीक है, हमने डिस्कस किया था जैसे कि अब जो गलती है उसकी एम्प्लॉय की, उसकी गलती के कारण एम्प्लॉयर को लॉस ऑफ मनी हुआ है या लॉस ऑफ गुड्स हुआ है, ठीक है, तो उसकी नेग्लिजेंस के कारण या फिर उसकी गलती के कारण, ठीक है, तो उस वहाँ जो पैसे हैं वो रिकवर किए जा सकते हैं, लॉस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो द फाइन में बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन फॉर डैमेज और लॉस कॉज्ड बाय हिम, एक्ट ऑफ एमिशन ऑफ द डैमेज और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फाइन इज प्रपोज द एम्प्लॉयड पर्सन शैल बी एक्सप्लेन पर्सनली एंड ऑल्सो इन राइटिंग अबाउट द सेम, ये याद रखिएगा, ठीक है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को बताएगा भैया तुम्हारे पेपर फाइन इसलिए लगाया गया, ये कारण है, ठीक है, ये लगाया गया, तुम्हें कुछ कहना कह लो, ठीक है, उसको सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा एम्प्लॉय को इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर पर्सन, द अमाउंट ऑफ फाइन दैट इज इम्पोज्ड ऑन हिम शैल ऑल्सो बी इंटीमेटेड टू हिम, तो एम्प्लॉय को भी इंटीमेट किया जाएगा कि भैया तुम्हें ये फाइन इसलिए लगाया गया है, ठीक है, और इतना लगाया गया है, और कहते हैं फाइन जो है वो एज पर द लिमिट्स होगा इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो विद इन द लिमिट ही डिडक्ट इम्पोज किया जा सकता है फाइन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिट बताएगी। ऑल फाइन्स इम्पोज डिडक्शन शैल बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर, सिंपल है कि फाइन जो लगाया जा सकता है, ठीक है, वो इंटीमेट किया जाएगा एम्प्लॉय को कि क्यों लगाया गया है, ठीक है, क्योंकि लॉस हुआ है एम्प्लॉयर को उसकी गलती के कारण, लापरवाही के कारण, ठीक है, अब जो उसको एम्प्लॉय को एक सुनवाई का मौका दिया जाएगा, उसको क्या है कि किसी एक बंदे की प्रेजेंस में मौका देंगे कि हाँ भाई अपनी बात रख लो, ठीक है, अब जो पर्सनली उसको एक्सप्लेन करेंगे भी हाँ भी इतना फाइन लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, ठीक है, और जो ये फाइन लगाया जाएगा वो एज पर द लिमिट्स होगा प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी फाइन लगाए जाएंगे, डिडक्शन की जाएंगी फाइन्स की, उसको एक प्रॉपर रजिस्टर में मेंटेन करना है। नेक्स्ट है वीकली डे ऑफ द रेस्ट। देखिए सप्ताह में एक छुट्टी तो होती है, अब फैक्ट्री एक्ट में बताया गया है कि हाँ भी 6 दिन से काम ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है, यूजुअली ये क्या होता है कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक संडे, ठीक है, अगर संडे के अलावा कोई और दिन रखना है, संडे के अलावा कोई और दिन रखना है, ठीक है, कि छुट्टी के लिए, वीकली छुट्टी के लिए,
तो उसके लिए क्या है कि पहले ही इंटीमेट करना पड़ता है एम्प्लॉय को कि इस दिन छुट्टी होगी। ठीक है, कहते रूल 23 प्रोवाइड दैट एन एम्प्लॉय टू हुम दिस एक्ट इज एप्लीकेबल शैल बी अलाउड ऑन अ डे ऑफ रेस्ट एवरी वीक। तो हर सप्ताह एक छुट्टी जो यूजुअली होती है, विच शैल ऑर्डिनरली भी संडे, आमतौर पे संडे है, बट एम्प्लॉयर कोई और दिन फिक्स कर सकता है, पर वो जानबूझ के नहीं कर सकता, यानी कि आर्बिट्रेरली नहीं कर सकता, कोई वजह है। जैसे मान लीजिए अब संडे को क्या होता है, लाइट होती है, बट ट्यूसडे को पावर कट होता है। हर हफ्ते क्या है कि पावर कट लगता है ट्यूसडे को। अब मजबूरी है एम्प्लॉयर की, तो उसको संडे को बुलाना पड़ता है, ट्यूसडे को छुट्टी दे देता है वो। ठीक है ना। द एम्प्लॉयर में फिक्स एनी अदर डे ऑफ द वीक एज द रेस्ट डे फॉर एनी एम्प्लॉय इन हिज एम्प्लॉयमेंट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सप्ताह में कहते हैं कि छुट्टी एक देनी है, वीक में एक छुट्टी देनी है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है वो संडे होगा, बट एम्प्लॉयर किसी कारण से क्या है कि कोई और क्या है, हम सब छुट्टी रख सकता है किसी और दिन। द एम्प्लॉय शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज वीकली डे ऑफ द रेस्ट। टू गेट द वीकली डे ऑफ रेस्ट द एम्प्लॉय हैज़ टू वर्क फॉर ए कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 days इन ए वीक। ठीक है, वो तो है ही है। अब 6 दिन काम करना पड़ेगा तब छुट्टी मिलेगी। ठीक है ना। नाइट शिफ्ट, अब क्या होता है कि देखिए सीधा सिस्टम होता है। अब मान लीजिए कोई नाइट शिफ्ट है विच गोज बियॉन्ड द मिडनाइट। अब जाके 3 बजे क्या है कि वो नाइट शिफ्ट खत्म हो रही है, तो जो छुट्टी है उसकी 3 AM से शुरू होके अगली 3 AM तक जाएगी। यानी कि मान लीजिए ये 12 बजे के बाद तो नया दिन चढ़ा जाता है। ठीक है, 12 AM पे नया दिन चढ़ा जाता है। अब क्या है कि 3 AM पे इसका क्या है कि दिन खत्म हुआ। मान लीजिए अब 6 दिन पूरे हो चुके हैं यहाँ पे। अब छुट्टी मिलनी चाहिए वो 3 AM से लेके अगली 3 AM तक जाएगी। ये मान लीजिए 24 तारीख की सुबह है, ठीक है, 24 जुलाई की सुबह है, तो ये 25 जुलाई के जो सुबह 3 बजे तक क्या है कि उस पर काम पे नहीं बुलाया जा सकता। अगले दिन बुला लो, ठीक है, तो 26 को बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो छुट्टी जो है पूरी 24 घंटे की जाएगी। रूल 24A प्रोवाइड दैट वेयर ए वर्कर इन ए शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट वर्क्स ऑन शिफ्ट विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड मिडनाइट a holiday for the whole day, a holiday for the whole day for the purposes of week day rest shall in his case mean a period of 24 consecutive hours beginning from the time when he shifts end। तो जब शिफ्ट एंड, जिसमें एग्जाम्पल दिया 3 बजे शिफ्ट एंड हुआ सुबह 3 बजे, तो उसके बाद अगले 24 घंटे तक क्या है कि उससे काम नहीं लिया जा सकता, छुट्टी चली, जब छुट्टी शुरू हो जाती है। एंड फॉलोइंग डे इन सच ए केस शैल बी डीम्ड टू बी द पीरियड ऑफ 24 hours beginning from the time when such shift ends and the hours after the midnight during which such worker was engaged in work shall be counted towards the previous day। यानी कि देखिए अब जब 3 बजे छुट्टी होगी उसकी, अब उसका क्या है कि छुट्टी का दिन शुरू हो चुका है, तो अगले 24 घंटे तक तो क्या है कि उसको काम पे बुलाया नहीं जा सकता, अगले 24 घंटे तक। ठीक है, वो 24 घंटे जब निकल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर अगला दिन जब स्टार्ट है, फिर उसके जो टाइम है और ड्यूटी का, तो उस समय वो आ सकता है। नेक्स्ट है शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट ऑफ वेजेस। अब कोई एम्प्लॉय आरोप लगाता है एम्प्लॉयर के ऊपर कि आपने मेरे पैसे दिए ही नहीं, दिए तो कम दिए, तो वो क्या है कि अपनी बात रख सकता है खुद, ठीक है, या फिर किसी वकील के जरिए, लीगल प्रैक्टिशनर के जरिए, या किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के जरिए जिसका वो मेंबर है, या इंस्पेक्टर के जरिए, ठीक है, या एनी पर्सन एक्टिंग विद द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी, अथॉरिटी की परमिशन के साथ काम कर रहा है। ठीक है जी। इफ देयर इज एनी शॉर्ट पेमेंट ऑफ वेजेस और वेजेस एट ओवर टाइम एक्सेट्रा मे बी क्लेम्ड बाय एम्प्लॉय खुद या लीगल प्रैक्टिशनर के जरिए, या किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के जो ऑफिशियल है उसके जरिए, या इंस्पेक्टर या कोई पर्सन जो एक्टिंग विद द परमिशन ऑफ अथॉरिटी है, बाय अप्लाइंग टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। जो भी क्या है कंसर्न्ड अथॉरिटी है, रेलेवेंट अथॉरिटी है, वहाँ क्या है कि ये अपील, अपनी बात रखी जा सकती है। फॉर दिस पर्पस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट, मतलब कि जो कह रहे हैं कि जो अथॉरिटी के पास जाना है वो अथॉरिटी कौन है, ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन, या फिर एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग फंक्शंस एज लेबर कमिश्नर फॉर एनी रीजन, या ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर, या एनी अदर ऑफिसर विद द एक्सपीरियंस एज ए जज ऑफ सिविल कोर्ट और स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट टू बी द अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के पास जाना है कि अपनी बात रखने के लिए कि मुझे वेजेस कम मिले या मिले ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन लॉ के तहत जो कमिश्नर है वो हो सकता है, ये डिसाइड कौन करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिसर जो लेबर कमिश्नर की पावर जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है किसी रीजन में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर होगा, या फिर कोई और ऑफिसर जिसका एक्सपीरियंस है एज ए जज ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है, या स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट टू बी द अथॉरिटी।
टू हियर एंड डिसाइड फॉर एनी स्मॉल और स्पेसिफाइड एरिया ऑल क्लेम। ठीक है, इस प्रकार के जो क्लेम्स है, वेजेस नहीं मिले या कम मिले, ठीक है, शॉर्ट पेमेंट है या नॉन पेमेंट है, तो वहाँ पे ये अथॉरिटी अपॉइंट की जा सकती है इनमें से कोई भी केस सुनने के लिए। टाइम लिमिट ऑफ क्लेम, कहते हैं कि जब ये पेमेंट नहीं की गई, ठीक है, तो उसके 6 महीने के अंदर, और टाइम इसका एक्सटेंड भी हो सकता है जहाँ पे सफिशिएंट कोज पाया गया। ठीक है, तो जो टाइम है 6 महीने के बाद भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा बढ़ाया भी जा सकता है अगर क्या है कि जो सफिशिएंट कोज पाया जाता है। सफिशिएंट कोज के केस में क्या है कि टाइम कैन बी एक्सटेंडेड। सिंगल एप्लीकेशन फॉर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की शिकायत है कि पेमेंट मिली ही नहीं है, सबकी गलत ढंग से डिडक्ट हुई है, तो ज्वाइंट एप्लीकेशन कैन बी मेड। तो एम्प्लॉयज़ कैन मेक ए ज्वाइंट एप्लीकेशन। A single application in respect of number of employees may be filed before the authority। तो सिंगल एप्लीकेशन लगाई जा सकती है फॉर द अथॉरिटी। ठीक है, द एप्लीकेशन शैल बी मेड इन डुप्लीकेट इन फॉर्म्स 6, 6A, 7, वन कॉपी ऑफ विच शैल बी एज द प्रिस्क्राइब्ड कोर्ट फी। जो भी कोर्ट फी बनती है, ठीक है, वो आपको जमा करवानी पड़ेगी। द ऑथराइजेशन शैल बी गिवन इन फॉर्म 8। ऑथराइजेशन किस बात की है? जो एम्प्लॉई हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो सारे ऑथराइज कर रहे हैं किसी एक बंदे को या किसी एक यूनियन के जो अथॉरिटी ऑफिसर है उसको। ठीक है, अथॉरिटी शैल सर्व द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू द एम्प्लॉयर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एंड नोटिस इन फॉर्म 9 टू अपीयर बिफोर इमेज ऑन स्पेसिफाइड डे। अब जो अथॉरिटी अपॉइंट की गई थी, ठीक है, केस सुनने के लिए जहाँ पेमेंट हुई नहीं है या फिर शॉर्ट पेमेंट हुई है, तो अथॉरिटी क्या है कि एम्प्लॉयर को नोटिस भेजेगी, हाँ जी भैया तैयार हो जाओ पेश होने के लिए। तो अब सुनवाई करेगा, एप्लीकेंट की सुनेगा, एम्प्लॉयर की सुनेगा, और इंक्वायरी करने के बाद जो उसको सही लगता है वो डिसीजन देगा। ठीक है, पेनल्टी इम्पोज कर सकता है एम्प्लॉयर पे और डायरेक्ट कर सकता है कि पेमेंट करे जो एम्प्लॉय की बनती है। ठीक है, मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग, जो उसने कम पे किया या पे ही नहीं किया। ठीक है, तो गैदर विद कॉम्पनसेशन, ये याद रखिएगा। अब वो कॉम्पनसेशन पे करने को कह सकता है एम्प्लॉयर को कि हम वो एम्प्लॉय को पे करे, पर ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉम्पनसेशन है, जो एक्सेस अमाउंट जो उसने डिडक्ट की है, ठीक है, ये कम पे की है, उसका 10 गुना तक। इन एनी अदर केस द पेमेंट ऑफ द अमाउंट टुगेदर विद द पेमेंट ऑफ सच कॉम्पनसेशन एज द अथॉरिटी मे थिंक फिट नॉट एक्सीडिंग ₹10। अब देखिए कब की बातें पढ़ रहे हैं, बाबा आदम की बातें पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि वो कैसे 10 रुपये से ज़्यादा के लिए नहीं कह सकता। 10 रुपये तो यार बच्चा मेरा घर से निकलता है, ये कहता है पार्क जाना है, और वो पार्क से आते आते 20-25 रुपये खर्चा देता है कम से कम, वो दिन में 2 दिन बाद। मेरा नहीं है, गरीब से गरीब बंदे का इतना खर्चा करवा देता है बच्चा, कि 10 रुपये से नीचे कोई आइटम ही नहीं आती। टॉफ़ी भी लेने जाओगे 3-4 रुपये से नीचे वो ही है ढंग की। ठीक है ना, चलिए फिर कहते हैं कि इफ़ द एम्प्लॉयर, अब आपको मेन में ये याद रखना है कि पेमेंट जो की गई है एम्प्लॉय को, जो डिडक्ट किया गया फालतू का, ठीक है, वो कितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा फाइन। फिर जो कॉम्पनसेशन पे करने के लिए कह सकता है जो अथॉरिटी, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कहेगा, जो एक्सेस डिडक्ट किया है या जो झगड़ा है जिस बात का, उसका 10 गुना तक। इफ एम्प्लॉयर, अगर वो अपीयर ही नहीं होता एम्प्लॉयर, तो स्पेसिफाइड डेट फिक्स की अथॉरिटी ने, ठीक है, स्पेसिफाइड डेट को क्या है कि एम्प्लॉयर अपीयर ही नहीं हो रहा, तो जो अथॉरिटी है वो क्या है कि एक्सपार्टे डिसीजन दे सकती है। एक्सपार्टे आपको पता ही है, ठीक है, एक्सपार्टे क्या होता है, एक तरफा डिसीजन। अब एम्प्लॉय ने शिकायत की, एम्प्लॉयर पेश नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली क्या है कि डिसीजन किसकी फेवर में आ जाएगा, एम्प्लॉय की फेवर में। इफ द एप्लीकेंट फेल्स टू अपीयर ऑन द स्पेसिफाइड डेट, एप्लीकेशन विल बी डिसमिस्ड। ठीक है, अगर जो एप्लीकेंट है, जो एम्प्लॉय था, खुद ही नहीं आया वो, ऑब्वियसली एप्लीकेशन शैल बी डिसमिस्ड। ठीक है, एनी सच ऑर्डर में बी सेट असाइड। अब जो एक्सपार्टे डिसीजन दिया गया है या एप्लीकेशन डिसमिस की गई है, कल को जो एप्लीकेंट ही आ जाता है कि देखिए इस कारण से मैं आ नहीं पाया, ये मजबूरी होगी, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या एम्प्लॉयर अपना कारण बताता है, ठीक है, वो फिर वो कहेगा कि चलो एक्स पार्टी डिसीजन कैंसिल, अब सुनवाई करेंगे। ठीक है ना। इफ़ द अथॉरिटी फाइंड द एप्लीकेशन इज ए विक्सेशियस वन, तो ठीक है, जहाँ पे अथॉरिटी को लगा कि ये बहुत ज़्यादा नजायज़ एम्प्लॉयर को नजायज़ परेशान करने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई गई है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि वो जो अथॉरिटी है, वो जो उसने एप्लीकेशन लगाई है उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। अब देखिए क्या लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये। ठीक है, तो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये कहा जा सकता है कि एम्प्लॉयर को पे करे। तो ये हालात हैं हमारे देश के, कितने पुराने कानून बने हैं उसको चेंज ही नहीं करते। अब मोदी जी जब चेंज करते हैं तो लोग शोर मचाते हैं, और समस्या ये होती है कि जो मोदी जी चेंज करते हैं वो ऐसी की तैसी फेर देते हैं बंदे की। ठीक है ना, जैसे जब ये किसानों वाले कानून है, तो ना कुछ सुनते हैं ना करते हैं, चल ठोक दिया। ठीक है जी, तो वो भी गलत है। द अमाउंट ड्यू मे बी रिकवर्ड
एज इफ इट वर ए फाइन इम्पोज बाय द अथॉरिटी एज ए मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो जो अमाउंट जो है ये अथॉरिटी ने बताया, ठीक है, ऐसे रिकवर किया जा सकता है जैसे क्या है कि किसी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया हो रिकवरी का। ठीक है, जो भी अथॉरिटी का डिसीजन आएगा दैट शैल बी फाइनल, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये केस लॉ है। इन अवधलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इट वॉज हेल्ड दैट द मिनिमम वेजेस बिकमिंग पेबल कैन बी क्लेम्ड बाय एन एप्लीकेशन प्रेजेंटेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकेम्स पेबल। ठीक है, इफ प्रेजेंटेड आफ्टर द एक्सपायरी, तो ये तो सफिशिएंट कॉज पाया गया तो एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है ना। इन बी रामदास वर्सेज द अथॉरिटी अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट गुंटूर रीजन गुंटूर 1987, it was held that while making the inquiry into the claim petition under section 20 of the act, authority acts is a quasi judicial capacity। याद रखिए, जो अथॉरिटी काम कर रही है वो एक तरह की क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के तौर पे काम कर रही है। इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है, पार्टीज को बुलवा सकती है, कसम खिलवा सकती है, ठीक है, एविडेंस ले सकती है ऑन एफिडेविट, एफिडेविट ऑन एविडेंस, एविडेंस ऑन एफिडेविट ले सकती है। एंड इप्सो फैक्टो टू इंश्योर दैट नो प्रेजुडिस इज कोज टू एम्प्लॉयर बाय फेलियर टू फॉलो द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। खाली ये नहीं कि एम्प्लॉई की ही सुननी है, ठीक है, नेचुरल जस्टिस करना है। नेचुरल जस्टिस क्या है? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट जो है वो हर एक पार्टी को मिलना चाहिए, हर एक पार्टी की बात सुननी है। प्रीमियर टोबैको पैकर्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का केस है। ये पाया गया कि ऑर्डर इम्पोजिंग ए मॉनेटरी लायबिलिटी कॉज्ड बाय वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ ए स्टैट्यूट्स कैन नॉट बी अपहेल्ड एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिक्ट प्रूफ। कहते कि देखिए, जब तक कोई प्रूफ ही नहीं है कि वायलेशन हुई है तो तब तक क्या है कि आप फाइन नहीं लगा सकते। अथॉरिटी कोई फाइन इम्पोज कर देती है, ठीक है, तो नहीं, अगला एम्प्लॉयर कोई फाइन इम्पोज कर देता है एम्प्लॉय के ऊपर और उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि उसने कैसे फाइन इम्पोज किया था, ठीक है, तो क्यों फाइन इम्पोज किया था, तो फाइन वो नहीं चलेगा, वो गलत है। फिर कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रूरल वर्क्स डिवीजन मयूरभंज वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का केस है। द क्लेम ऑफ एरियर्स ऑफ डिफरेंशियल वेजेस made by employee. There was delay in filing application beyond the limitation period. Claimant submitted that they were pursuing their grievance before labor officer. Only when they failed, they approached an authority. It was held that the delay has been rightly condoned. बिल्कुल सही है कि कहते हैं कि देखिए वो गए थे लेबर ऑफिसर के पास अपनी बात रखने के लिए, बट लेबर ऑफिसर ने बात नहीं सुनी, लटकाया, टाइम खराब किया, जिस कारण से डिले हो गई अथॉरिटी के पास आने में। कि अथॉरिटी के पास आना 6 महीने के अंदर, पर डिले किसने करवाई? डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने करवाई। तो वो जो डिले है उसको कंडोन किया जा सकता है, माफ़ किया जा सकता है, यानी आफ्टर 6 मंथ जो है तब भी क्या है कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जा सकती है। ठीक है जी, तो बिल्कुल सिंपल है कि कोई नॉन पेमेंट है, शॉर्ट पेमेंट है, ठीक है, जब ये पेमेंट हुई है, जब ये पंगा पड़ा है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर क्या है कि जो अथॉरिटी है उसके पास जाना है। उसके बाद भी जा सकते हैं अगर अथॉरिटी को लगता है सफिशिएंट कॉज पाया गया। ठीक है, अब जब टाइम सुनवाई का टाइम आएगा, अगर जो एप्लीकेंट है खुद ही अपेयर नहीं होता तो डिसमिस हो जाएगी। अगर जो एम्प्लॉयर है वो नहीं अपेयर हुआ तो एक्सपार्टेड डिसीजन दिया जा सकता है। अब जो एक्सपार्टेड डिसीजन है उसको रिवोक भी किया जा सकता है अगर सफिशिएंट कॉज बता दिया जाता है। ठीक है, फिर रिहियर किया जाएगा केस को। नेक्स्ट है एग्जाम्पशन टू एम्प्लॉयर। अब कहते हैं कि देखिए जो वेजेस पे नहीं किए, मिनिमम वेजेस, ठीक है, टाइमली पे नहीं किए, तो अगर एम्प्लॉयर कहता है कि देखिए मेरी गलती नहीं है इसमें, कि मैंने ये काम तो किसी और को क्या है कि डेलीगेट कर रखा था, मैंने ये जो काम है किसी और को डेलीगेट कर रखा है, तो इसमें जो डिले है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, डिले में मेरी कोई गलती है ही नहीं। ठीक है, तो अगर ये प्रूव कर देता है कि मैंने ये काम किसी को दे रखा है, किसी को सौंप रखा है, उसकी जिम्मेवारी है ये वेजेस पे करने की, जो मिनिमम वेजेस पे करने की सारी जिम्मेवारी मैंने इसको डेलीगेट कर रखी है। तो वहाँ पे कहते हैं कि अगर ये प्रूव हो जाता है, ये वाकई प्रूव हो जाता है, तो जो एम्प्लॉयर है वो बच जाएगा, जो बंदे को डेलीगेट कर रखा था वो फंस जाएगा। चलिए, वेन एन एम्प्लॉयर इज चार्ज विद एन ऑफेंस अगेंस्ट दिस एक्ट, ही शैल बी इंटाइटल्ड अपॉन कंप्लेंट ड्यूली मेड बाय हिम टू हैव एनी अदर पर्सन whom he charges as the actual offender। ठीक है, जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि मैं एक्चुअल ऑफेंडर नहीं हूँ, कोई और एक्चुअल ऑफेंडर है। ही ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, तो कोर्ट बोलेगा इसको सामने लेके आओ, ब्रॉट बिफोर द कोर्ट एट द टाइम अपॉइंटेड फॉर हियरिंग द चार्ज, एंड इफ आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस हैज बीन प्रूव्ड, द एम्प्लॉयर प्रूव्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट दैट he has used due diligence to enforce the execution of this act and the said other person committed the offense in question without his knowledge, consent और connivance। ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयर ये प्रूव कर देता है कि देखिए ये अपराध मैंने नहीं किया, ठीक है, ये मेरी नॉलेज के बिना हुआ, मेरी कंसेंट के बिना हुआ, मेरी कनाइमेंस यानी मिली भगत के बिना हुआ,
ठीक है, और मुझे या फिर इसके बारे में पता ही नहीं था, है कि नहीं, और ये अदर पर्सन जो है इसने सारा कुछ किया है और ये प्रूव हो जाता है, तो एम्प्लॉयर बच जाएगा। दैट अदर पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, जो अदर पर्सन है जिस पे आरोप लगे हैं और ये प्रूव भी हो जाता है, तो अदर पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ द वायलेशंस, ठीक है, जो वायलेशंस हुई हैं उसके लिए अदर जो पर्सन है वो लायबल हो जाएगा, एम्प्लॉयर बच जाएगा, ठीक है। Said other person shall be convicted of the offence and shall be liable to like punishment as if he was the employer and the employer shall be discharged. तो एम्प्लॉयर बच जाएगा और जो अदर पर्सन है सच अदर पर्सन ही शैल बी कन्विक्टेड। फॉर दिस पर्पस एम्प्लॉयर में बी एग्जामिन्ड ऑन, और कसम खिलवाई जा सकती है एम्प्लॉयर से, एंड द एविडेंस ऑफ एम्प्लॉयर और हिज विटनेस इफ एनी शैल बी सब्जेक्ट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हुम द एम्प्लॉयर चार्जेस एज द एक्चुअल ऑफेंडर एंड बाय द प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन होएगा, ठीक है, कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, तो फिर ये डिसाइड होता है कि हाँ भाई वाकई ही एम्प्लॉयर लायबल नहीं है, तो सच अदर पर्सन है वही ऑफेंडर है वही लायबल होगा। तो अब क्लियर हुआ ये कि जहाँ पे एम्प्लॉयर कहता है कि देखिए बेशक मैं एम्प्लॉयर हूँ बट यहाँ पे जो ऑफेंस हुआ है, वायलेशन हुई है, डिले हुई है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है, जो मिनिमम वेजेस पे नहीं किए गए या कम पे किए गए या अनऑथराइज डिडक्शंस की गई हैं, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ सम अदर पर्सन। एंड जो एम्प्लॉयर है प्रूव भी कर देता है कि हाँ जो ये कन्विक्शन जो हुआ है, ऑफेंस कमिट हुआ है, ये विदाउट हिज नॉलेज हुआ है, विदाउट हिज कंसेंट है, विदाउट हिज कनाइवेंस है, इट इज़ प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट, ठीक है। या फिर उसने क्या है कि ही हैड एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस टू प्रिवेंट सच ऑफेंस, टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, ठीक है। तो फिर क्या है कि जो सच अदर पर्सन है ही शैल बी डीम्ड टू बी द एम्प्लॉयर और सच अदर पर्सन शैल बी लायबल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है, या आप खुद भी रीड कर सकते हो। कहते हैं कि देखिए एम्प्लॉयर की क्या ऑब्लिगेशंस है। एम्प्लॉयर पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है, रजिस्टर मेंटेन करता है, किसके कितने मिनिमम वेजेस पे बनते हैं, कितने दे दिए, कितने रह गए, सारा कुछ जो भी है, ठीक है ना। कहते हैं कि एवरी एम्प्लॉयर शैल मेंटेन, मैं रीडिंग कर देता हूँ फटाफट, कुछ खास नहीं है। मेंटेन करना है सच रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स गिविंग सच पर्टिकुलर्स ऑफ द एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय हिम, द वर्क परफॉर्म्ड बाय देम, वेजेस पेड टू देम, receipts given by them, such other particular and in such form as may be prescribed। कौन कौन एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कितने उनके मिनिमम वेजेस बनते हैं, पे कर दिए हैं, उसकी जो रसीद है वो संभालनी है, ठीक है, और कितने घंटे काम किया है, वर्क क्या परफॉर्म किया है, या सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो कहते हैं कि एवरी एम्प्लॉयर शैल कीप एग्जिबिटेड in such manner as may be prescribed in the factory, workshop, place where the employees in the scheduled employment may be employed, or in the case of outworkers in such factory, workshop or place as may be used for giving the outwork to them, notices in the prescribed form containing the prescribed particulars। prescribed particulars मतलब as per the rules, ठीक है। तो कहता है कि एम्प्लॉयर्स ने एग्जिबिट करने हैं अपने जो वर्क प्लेस है, फैक्ट्री है, जो भी है, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि हाँ भी जो प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स है, प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर मतलब एज पर द रूल जो बताएगी गवर्नमेंट की, हाँ भी ये पर्टिकुलर्स आपने एग्जिबिट करने हैं, ठीक है। appropriate government may by rules made under this act provide for the issue of wage books या wage slips to employees employed in any scheduled employment in respect of which minimum rates of wages have been fixed and prescribe the manner in which the entries shall be made and authenticated in such wage books wage slips by the employer or his agent। कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक, कहीं पे सेंट्रल कहीं पे स्टेट, वो रूल्स द्वारा ये नियम बना सकती है कि जो एम्प्लॉयर है वो वेज बुक या वेज स्लिप्स इशू करेगा किसको, एम्प्लॉय को, ठीक है, कि हाँ भी आपके इतने वेजेस बनते हैं, इतना आपका इतने घंटे काम किया, आपके ये वेजेस हैं, ये डिडक्शंस हैं, ये आपके हमने पे कर दिए, ठीक है जी। मेंटेनिंग सच रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स आर मैंडेटरी, देयर इज नो एग्जाम्पशन टू द मैंडेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो कहते हैं कि जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं कि हाँ भी ये डॉक्यूमेंट, ये रजिस्टर मेंटेन करने हैं, तो मेंटेन करने ही करने हैं, ठीक है, तो अगर नहीं करेंगे तो पेनल्टी फाइन। Therefore, every employer, including a contractor who engaged laborers for others who owns the establishment, factory, etc., is bound। यानी कि जो इमीडिएट एम्प्लॉयर है या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, कोई भी है, उसने रिकॉर्ड मेंटेन करने ही करने हैं, तो उनको कहा गया है। A wage slip shall be issued by every employer to every person employed by him at least a day prior to the disbursement of wages। ये याद रखिएगा कि कम से कम एक दिन पहले क्या है कि वेज स्लिप जो है वो इशू कर देनी है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, ठीक है, जिस दिन पेमेंट करनी है उसे कम से कम एक दिन पहले। एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ वेजेस एंड वेज स्लिप्स शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द एम्प्लॉयर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ। द रजिस्टर
shall be kept at the work spot and maintained up to date. If no fine is imposed for any wage period, nil entry is to be made. Above document shall be preserved for the period of 3 years after the date of last entry made therein. ये याद रखिएगा कि कहते हैं कि जो वेज स्लिप्स है या वेज बुक्स हैं, ये क्या है कि आपके 3 साल तक क्या है कि आपने मेंटेन करनी है, जो लास्ट एंट्री की गई उसके बाद 3 साल तक. All registers and records shall be produced on a demand before the inspector during the course of inspection of the establishment. Any infringement of the provisions as noticed and communicated by the inspector shall be rectified by the employer and compliance report shall be submitted to the inspector on or before the date specified by him. अब कहते हैं कि देखिए जो भी रजिस्टर्स हैं, रिकॉर्ड हैं, अगर जो इंस्पेक्टर है वो मंगवाता है तो वो देने पड़ेंगे. ठीक है, जब वो इंस्पेक्शन चल रही है उस समय उन्होंने मंगवाया तो आपको क्या है, रजिस्टर रिकॉर्ड देने पड़ेंगे. अब उनको इंस्पेक्टर को मिला कि कुछ इन्फ्रिंजमेंट हुई है, ठीक है, तो कम्युनिकेट करेगा इंस्पेक्टर एम्प्लॉयर को, और वो जो उसकी जो कंप्लाइंस रिपोर्ट है कि हाँ भी जो उन्होंने बताया कि ये इन्फ्रिंजमेंट हुई है, ये वायलेशन हुई है, तो उसकी वो सही किया जाएगा, जो गलती है उसको सही किया जाएगा. अब जो सही करने के बाद जो कंप्लाइंस रिपोर्ट है वो इंस्पेक्टर को दी जाएगी. फिर कहते हैं कि एवरी एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग ए कॉन्ट्रैक्टर हु एंगेजेस लेबरर्स फॉर अदर्स हु ओन द एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री एटसेट्रा इज बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग रजिस्टर एटसेट्रा. ठीक है, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसने भी मेंटेन करने के रजिस्टर रिकॉर्ड है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं मान लीजिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास, तो उसको भी क्या है कि जो रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कहा गया है उसने वो मेंटेन करने हैं. देयर इज नो एग्जेम्पशन टू दिस मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग एनी कॉन्ट्रैक्टर एज हेल्ड इन वी सूर्या राव वर्सेस सुरेंद्र रामकृष्णा तेंदुलकर. देखिए इसमें कुछ खास था, कुछ भी नहीं था. मैंने कहा था रीडिंग करनी है, बस कुछ नहीं है इसके अंदर. पर याद रखिएगा कि कहते हैं कि हर एक एम्प्लॉयर रजिस्टर या रिकॉर्ड जो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं. अब इसमें क्या आता है कि जो वर्कर का नाम आ गया, उसके कितने वेजेस बन रहे हैं, कितना उसने काम किया, क्या पे किया, क्या डिडक्शन है, वो सारा कुछ उसमें आ जाएगा. अब जो रजिस्टर रिकॉर्ड है वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसके जरिए जो जो एम्प्लॉयज़ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको भी ये रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने पड़ेंगे. और जहाँ पे कहता है कि एक इंस्पेक्टर है उसके पास पावर है कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर वगैरह मेंटेन मंगवाने की, ठीक है, तो जब वो इंस्पेक्शन कर रहा है उसको कुछ गलतियाँ मिली, ठीक है, गलतियाँ जब मिली तो कहते हैं कि वो क्या है कि कम्युनिकेट करेगा एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर की सब गलतियों को सही करके उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट क्या है इंस्पेक्टर को देगा. ठीक है, और जो एम्प्लॉयर है उसने क्या है कि जो वेज स्लिप है वो एम्प्लॉय को इशू करनी है. अब जो ये वेज रजिस्टर या क्या है स्लिप है, जो लास्ट एंट्री जब की जाएगी उसमें बुक में या ठीक है बुक में रजिस्टर में, तो उसके बाद वो 3 साल तक क्या है कि उसको मेंटेन करके प्रिजर्व करके रखना है. ठीक है ना, और ये सब कुछ मैंडेटरी है, ये रजिस्टर रिकॉर्ड वगैरह, ठीक है, इसको आप स्केप नहीं कर सकते. नेक्स्ट है एनुअल रिटर्न. द एनुअल रिटर्न शैल बी फाइल्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन और बिफोर 1 Feb इन ईच ईयर. ठीक है, याद रखिएगा एनुअल रिटर्न है, सालाना फाइल होगी, 1 फरवरी या उससे पहले फाइल की जा सकती है. 1 फरवरी इज माई बर्थडे. अपलोडिंग द सेम इन द फॉर्म 3rd ऑन द वेब पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का वेब पोर्टल है, फॉर्म 3 अपलोड करके सबमिट की जा सकती है. एंड ऑल्सो फाइल्ड विद द इंस्पेक्टर. ठीक है ना, और इंस्पेक्टर के पास भी फाइल की जाएगी. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट. देखिए अब जो मिनिमम वेजेस हैं वो पे करने हैं एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. अब कोई एम्प्लॉय बेचारा गरीब आदमी कहता है कि ठीक है सर मुझे कम पे रख लो, 500 बनता है मुझे 500 मत दो, 400 बनता है 400 मत दो, 300 दे दो. तो चलो एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है जरूरत है इनको काम करेंगे. ठीक है, अब कहता है कि देखिए अब जो एम्प्लॉय ने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है, जो मिनिमम वेजेस के एक्ट के अगेंस्ट है, अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, नल एंड वॉइड है. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है. जिस कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट whether made before or after the commencement of this act whereby an employee either relinquishes or reduces his right to minimum rate of wages. ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉय क्या है अपने राइट को रिलिंक्विश कर देता है, गिव अप कर देता है, या अपने वेजेस घटा लेता है, जो एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट बनते हैं उसे कम लेने पे तैयार हो जाता है. जो कहते हैं कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयर के साथ कर रहा है दैट इज नल एंड वॉइड, उसकी जीरो वैल्यू है. ठीक है, इन सो फार एज इट प्रपोज टू रिड्यूस द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट. ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉइज इज विलिंग टू वर्क एट द लेस रेट्स ऑफ वेजेस एज कम्पेयर टू मिनिमम वेजेस, ठीक है, लेस देन द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस अंडर दिस एक्ट. मकसद ये है कि वेजेस को घटाना
ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना इज कॉल्ड नल एंड वॉइड, हैविंग नो वैल्यू। द राइट ऑफ मिनिमम वेजेस अंडर दिस एक्ट इज डेफिनेट वन। In Yadav Stores versus Nagpur versus presiding officer Labour Court, it was held that in a compromise or settlement between the employer and employee, resulting in the employee relinquishing or reducing his claim with regard to wages under Minimum Wages Act, it shall be null and void. ये केस लॉ भी हुआ कि जहाँ पे एम्प्लॉई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है एम्प्लॉयर के साथ जहाँ पे वो कम वेजेस पे काम करने के लिए तैयार हो जाता है, सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड नल एंड वाइड। ठीक है ना, ये बिल्कुल समझ आ गया। कॉन्ट्रैक्टिंग का मीनिंग समझ गए आप कि यानी कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय क्या है कि जो इस एक्ट के तहत जो मिनिमम वेजेस बनते हैं उससे कम पे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। मकसद क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट का, वेजेस रिड्यूस करना एज कम्पेयर टू मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो वेजेस हैं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, नल एंड वॉइड है। नेक्स्ट है पेनल्टीज। इसको पेनल्टीज में क्या कहते हैं कि कोई भी एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को पे करता है वेजेस लेस देन द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स फॉर दैट एम्प्लॉयज क्लास ऑफ वर्क और लेस देन द अमाउंट ड्यू टू हिम अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, या फिर कॉन्ट्रावेन करता है रूल की, ऑर्डर की, ठीक है, जैसे फिक्सिंग आवर्स फॉर नॉर्मल वर्किंग डेज, भी कैसे फिक्स करने हैं नॉर्मल वर्किंग डेज के आवर, तो ज़्यादा फिक्स कर देता है कुछ ऐसा, ठीक है, तो पनिशमेंट है उसको 6 महीने तक की जेल है या फिर 500 रुपये फाइन है या दोनों। बताओ, मिनिमम वेजेस एक्ट इतना बड़ा कानून, इतना इंपॉर्टेंस का कानून, वो 500 रुपये लेकर निकल सकता है, क्यों? 6 महीने की जेल या फिर फाइन या फिर दोनों, या फिर जहाँ फाइन आता है वहाँ पे क्या है कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इन इम्पोजिंग एनी फाइन फॉर एन ऑफेंस द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द अमाउंट ऑफ एनी कॉम्पनसेशन ऑलरेडी अवॉर्डेड अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन एनी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 20। कहते कोई भी फाइन इम्पोज करते समय किसी ऑफेंस में कोर्ट जो है कि मान लीजिए जो कॉम्पनसेशन ऑलरेडी जो अवॉर्ड किया जा चुका है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे चुका है, उसको भी कंसिडर किया जाएगा कि एम्प्लॉयर पे पहले भी ये बोझ पड़ चुका है। जहाँ पे कहते हैं कि इस एक्ट की किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रावेशन के रिगार्डिंग पेनल्टी नहीं बता रखी, तो वहाँ पे जो पेनल्टी है कितनी होगी, 500 रुपये तक होगी, ठीक है। वहाँ पे पेनल्टी कितनी होगी, 500 रुपये तक, जहाँ पे कि एक्ट में किसी प्रोविज़न की या एक्ट रूल की या किसी ऑर्डर की जो पेनल्टी नहीं बता रखी, तो वहाँ पेनल्टी 500 रुपये तक हो सकती है। नेक्स्ट मैंने नहीं करवाना क्योंकि ऑफेंसिव बाय कंपनी सब जगह पे एक ही है, पूरे जो आपका जो इंडस्ट्रियल लॉ है हर जगह पे एक ही है। कैसे कि जहाँ पे कंपनी ऑफेंस करती है वहाँ पे क्या है, ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर हु इज इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड कंपनी शैल बी लायबल। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और साथ में क्या है, कंपनी लायबल है, बट अगर वो प्रूव कर देता है कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी नॉलेज के बिना हुआ है, उसकी कंसेंट या कनाइवेंस के बिना हुआ है, उसको पता ही नहीं था या उसने ऑफेंस को रोकने के लिए पूरी कोशिश की, तो स्किप कर जाएगा, बच जाएगा, ऑफिसर इंचार्ज बच जाएगा, ठीक है। और कंपनी के केस में क्या है कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो डायरेक्टर या सेक्रेटरी या जो एमडी है, मैं ठीक है, उसकी परमिशन के साथ हुआ, उसकी कंसेंट के साथ या कनाइवेंस के साथ हुआ है, तो ये जो डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, मैनेजर है या कोई ऑफिसर है वो लायबल हो जाता है, ठीक है। डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मैनेजर, ठीक है, या फिर कोई ऑफिसर जो है उसकी कंसेंट या कनाइवेंस के साथ हुआ है तो वो फंस जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस सेक्शन 22B। इसमें कहते हैं कि कोई भी कोर्ट यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं सुनेगा जब तक कि, कहते हैं अंडर सेक्शन 22A, अनलेस, जब तक कि एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एज सच ऑफेंस हैज बीन प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 20 एंड हैज बीन ग्रांटेड होली और इन पार्ट एंड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एन ऑफिसर ऑथराइज बाय इट इन दिस बिहाफ हैज सैंक्शन द मेकिंग ऑफ द कंप्लेंट। अब कहते हैं कि तब तक एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी कि जब तक क्या है कि एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव नहीं की गई, किसके द्वारा, ऑफिसर ऑथराइज बाय दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, या फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। कोई भी कोर्ट किसी एप्लीकेशन को तभी सुनेगा कि जब ये जो एप्लीकेंट है, ठीक है, वो एप्लीकेशन लगा रहा है, उसको ऑथराइज किया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा या ऑफिसर ऑथराइज बाय इट द्वारा, ठीक है। और जो फैक्ट जिस फैक्ट्स के आधार पे ये एप्लीकेशन लगाई जा रही है वो सेक्शन 20 के फैक्ट्स हैं या फिर अंडर सेक्शन 22 क्लोज B के फैक्ट्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ऑन ए कंप्लेंट मेड बाय और विद द सैंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर। अगर कहते हैं कि देखिए सेक्शन 22 क्लोज A के तहत एप्लीकेशन लगाई जा रही है तो जो अप्रूवल है किसकी चाहिए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की चाहिए, ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, या फिर क्या है जो ऑफिसर ऑथराइज बाय इट, एजी खुद अप्रूवल दे दे या इसका कोई ऑफिसर अप्रूवल दे दे,
ठीक है। अगर सेक्शन 22 क्लोज बी के तहत एप्लीकेशन लगाई जा रही है तो फिर इंस्पेक्टर की अप्रूवल चाहिए। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 22 अनलेस ए कंप्लेंट इज मेड विद इन 1 मंथ ऑफ द ग्रांट ऑफ सैंक्शन। तो परमिशन ले ली गई है एप्रूव्ड गवर्नमेंट की या ऑफिसर ऑथराइज बाय अप्रूव्ड गवर्नमेंट या इंस्पेक्टर की, ठीक है, उसके 1 महीने के अंदर क्या है एप्लीकेशन लगानी है कोर्ट के पास। अनलेस कंप्लेंट इज मेड विद इन 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑन विच द डेट ऑफेंस इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड। ठीक है, या तो फिर क्या है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन लग गई है जब ये लेस वेजेस पे किए गए, ठीक है, जब वेजेस पे ही नहीं किए गए उसके 6 महीने के अंदर, ठीक है। और जहाँ पे अप्रूवल का केस आ रहा है कि सैंक्शन चाहिए गवर्नमेंट की या उसके ऑफिसर की या इंस्पेक्टर की, तो वहाँ पे क्या है कि 1 महीने के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, ठीक है। तो मेन देखिए जो फोकस है इस चैप्टर का, ध्यान रखिएगा कि मिनिमम वेजेस एक्ट का जो फोकस रखना है आपने वो कहाँ पे रखना है। एक तो जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग वेजेस, ये क्वेश्चन मत छोड़ना कि वेजेस फिक्स कैसे किए जाते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कमिटी मेथड, नोटिफिकेशन मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग वेजेस, मेथड्स ऑफ फिक्सिंग वेजेस, उसके अलावा भी कैसे कैसे वी फिक्स हो सकते हैं, ठीक है, आवरली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, ठीक है, पीस रेट के हिसाब से हो सकते हैं, ठीक है जी। और कौन कौन सी डिडक्शंस की जाती हैं। डिडक्शन वाला क्वेश्चन जो आता है वो ज़्यादातर पेमेंट ऑफ वेजेस में से आता है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में से, पर इसमें से पूछा जा सकता है, तो गलती मत कर देना, ठीक है। डिडक्शंस क्या हैं अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट, एक प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग वेजेस, एक क्या है डिडक्शंस, ठीक है। डिडक्शंस क्या हैं कि कौन कौन सी क्या है जो पेमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें अमाउंट से डिडक्ट की जा सकती है। आपको याद होगा जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है या कोई फाइन है, पेनल्टी है, इम्पोज की गई है, ठीक है ना, या जो ऑथराइज रिटर्न में ऑथराइज किया गया डिडक्शन के लिए वो डिडक्शंस की जा सकती हैं, ठीक है जी। तो ये 2 क्वेश्चन खास करके इंपॉर्टेंट है। एक था जो कॉन्ट्रैक्टिंग आउट था कि जहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कम वेजेस के लिए, कम वेजेस के लिए एज कम्पेयर टू मिनिमम वेजेस से भी कम वेजेस के लिए, तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो खत्म, ठीक है, वॉइड है, नल एंड वॉइड है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है ओवर टाइम का। आपको याद होगा ओवर टाइम में क्या था, एग्रीकल्चर के केस में क्या है जो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस है उसका 1.5 गुना, ठीक है, और अदर केसेज है उसका जो ऑर्डिनरी वेजेस है उसका दुगना, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत जो मैंने बताया अभी, इस एक्ट के तहत जो बनते हैं या किसी और एक्ट के तहत जो वेजेस बनते हैं, अगर वो एक्ट लागू होता है उस एम्प्लॉय को विच एवर इज हायर पे करने होते हैं, ठीक है ना। चलिए ये चैप्टर आसान था बट क्या है कि काफ़ी टेक्निकल भी था साथ साथ, तो चैप्टर को अच्छे से कीजिए, अच्छे नंबर लीजिए, अच्छे नंबर से पास होइए। इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।